नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ष 1991 में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। वो नई आर्थिक नीति क्या थी वर्ष 1991 की, उसे नीति को लागू करने के पीछे क्या कारण था, और उसमें जो 3 कॉन्सेप्ट नए आए थे, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, उनको भी हम समझेंगे और ये किस तरीके से हमारे देश में लागू हुए, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ष 1991 की जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, उस नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वर्ष 1991 में उस समय के जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ये नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका शुभारंभ किया और इसके पीछे कुछ उद्देश्य छुपे हुए थे। ये मुख्य उद्देश्य क्या थे, इन्हें हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला उद्देश्य था वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का, वो पहला उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना और उसके साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुसार ही बनाना। दूसरा इसका उद्देश्य था मुद्रास्फीति की दर, जो उस समय बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, उस दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन था उसे दूर करना। और तीसरा उद्देश्य था आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। वर्ष 1991 में देश के हालात आर्थिक दृष्टि से बहुत खराब हो चुके थे और हमारा जो फॉरेक्स था, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज, जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार के नाम से जानते हैं, वो बहुत निम्न स्तर पर पहुंच चुका था। तो 1991 की जो आर्थिक नीति बनाई गई, उसमें यह भी एक उद्देश्य रखा गया कि हमारा जो फॉरेक्स है वो अच्छी कंडीशन में आ जाए। चौथा इसका जो उद्देश्य था वो था आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उन्हें हटा दिया जाए और एक बाजार के अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन किए जाए। इसी के साथ में प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और जो टेक्नोलॉजी है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना भी 1991 की नई आर्थिक नीति का एक उद्देश्य रहा था। आगे हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्र हैं उसमें निजी कंपनियों की भागीदारी बहुत कम थी उस समय। सार्वजनिक कंपनियां या कहें कि सरकारी कंपनियों का जो बोलबाला था वो अधिक था। तो 1991 में यह एक उद्देश्य रखा गया था नई आर्थिक नीति का कि जो निजी कंपनियां हैं वो आगे आए और वो अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। और यही कारण है कि सरकार के लिए जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी संख्या को घटाकर केवल 3 कर दिया गया। पहले जो आरक्षित क्षेत्र थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी और इन्हें घटाकर 3 पे ले आया गया, क्योंकि देश में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते थे उस समय के जो अर्थव्यवस्था में सरकारी तंत्र थे वो। तो 1991 के मध्य की शुरुआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था, इन सभी को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए, जिससे अर्थव्यवस्था की धार को तेज किया जा सके। नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करने के साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना भी था। इसके अलावा कुछ अन्य कारण थे, बहुत सारे रीजन थे, उन्हें हम देखते हैं। पहला था कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण किया जाए। उदारीकरण की जो नीति होती है, उस उदारीकरण की नीति के तहत जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनके ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र माना गया और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों को मानने की कोई बाध्यता नहीं होगी, इस बात पर भी मोहर लगाई गई। लघु उद्योग थे
जिन्हें एसएसआई हम कह सकते हैं, उनके लिए निवेश की सीमा में वृद्धि की गई। लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया, जिससे ये कंपनियों अपनी मशीनरी को उन्नत बनाने के साथ ही अपनी कार्यकुशलता में सुधार भी कर सकते थे। सामान आयात करने के लिए पूंजीगत स्वतंत्रता दी गई, जिससे विदेशों से मशीनें और कच्चा माल खरीदने के लिए इन उद्योगों को स्वतंत्रता मिली। उद्योगों के विस्तार और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता दी गई। जो नए उदारीकृत युग का आरंभ हुआ था उस समय, उससे उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता लाते गए और उत्पादन की जो कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, उसे कम करने के लिए उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया, उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। इससे पहले सरकार उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तय करती थी। कोई भी उद्योग इस सीमा से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था। अब उद्योग बाजार की आवश्यकता के आधार पर स्वयं अपने उत्पादन के बारे में फैसला करने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। इसी के साथ ही जो प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाएं थी, उनका भी उन्मूलन किया गया। वर्ष 1991 में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अर्थात MRTP एक्ट लाया गया वर्ष 1969 में, और इस MRTP एक्ट 1969 के अनुसार जो कंपनियां जिनकी संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ रुपए से या उससे भी अधिक है, उनको MRTP कंपनियां कहा जाता था। और इसी कारण पहले उन पर कई प्रतिबंध भी थे, लेकिन अब इन कंपनियों को निवेश निर्णय लेने के लिए सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से जो निजी कंपनियां थी, जो छोटे उद्योग थे, उन सभी को स्वतंत्र किया गया, उन सभी को फ्री हैंड दिया गया ताकि वो स्वतंत्र तरीके से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। उनमें जो भी बाध्यताएं थी, जो भी कानूनी पेचीदगियां थी, उन सभी को दूर करने का प्रयास किया गया वर्ष 1991 में उस समय के सरकार के द्वारा, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था का नक्शा उसके बाद एकदम से बदल गया, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से सरकारी कंपनियों पर, या कहें कि सार्वजनिक जो अर्थव्यवस्था थी उस ढांचे पर निर्भर हो गई थी, जबकि हमें एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण होता क्या है? औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त करना। इससे पहले निजी क्षेत्र को एक नया उद्योग शुरू करने के लिए सरकार से एक तो लाइसेंस लेना पड़ता था, और इस नीति में निजी क्षेत्र को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त किया गया वर्ष 1991 में। और कुछ उद्योगों के लिए लाइसेंस को आवश्यक माना गया, जिसमें परिवहन और रेलवे था, परमाणु खनिजों का खनन था और परमाणु ऊर्जा। इन क्षेत्रों को अभी भी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। वर्ष 1991 में इन्हें मुक्त नहीं किया गया लाइसेंस से। इसके बाद हम आते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन क्या था? साधारण शब्दों में निजीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्रों द्वारा उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इस नीति के तहत कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया था। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, जिन्हें हम PSU बोलते हैं, उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के मालिकाना हक का स्थानांतरण निजी हाथों में हो जाता है। निजीकरण का मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से PSU का घाटे में चलना था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का घाटे में चलना था। इन कंपनियों के प्रबंधक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे, इसी कारण उनकी उत्पादन क्षमता कम हो गई थी। प्रतिस्पर्धा या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण के लिए कुछ कदम उठाए गए। प्राइवेटाइजेशन के लिए जो कदम उठाए गए उनमें पहला कदम था शेयरों की बिक्री करना, सेल्स ऑफ शेयर्स। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों को बेच दिया। उदाहरण के लिए सरकार ने मारुति उद्योग था जो उस समय, उस मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर बेच दिए और बेचे गए शेयर निजी उद्यमियों के हाथों में चले गए।
ये बिल्कुल एक प्रक्रिया होती है कि जो सरकारी कंपनी होती है उनका जो शेयर होल्डिंग होता है अगर वो 51% से ज़्यादा हो तो वो सरकारी कंपनियां मानी जाती है। अब सरकार कई बार अपने शेयर्स को बेचकर अपनी कंपनी का जो सार्वजनिक कंपनी सरकारी कंपनी होती है उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है और वो होल्डिंग फिर निजी हाथों में चली जाती है। इसे निजीकरण कहते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती है उसमें विनिवेश, जब सरकार द्वारा किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, उसे निवेश बोलते हैं। और जब सरकार द्वारा अपनी ही कंपनी के अंशों को बेच दिया जाता है तो उसे विनिवेश कहते हैं। तो पीएसयू में विनिवेश, सरकार ने उन पे पीएसयू में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी थी जो घाटे में चल रहे थे। इसका तात्पर्य साफ था कि सरकार इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच दिया था। सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की कीमत के उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेच दिया। सार्वजनिक क्षेत्र का न्यूनीकरण किया गया। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया जाता था और माना जाता था कि यह औद्योगिकरण को बढ़ाने के साथ साथ गरीबी को घटाने में भी मदद करते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इनको नई आर्थिक नीति के अनुरूप कम नहीं कर सके और लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे थे। और इसी कारण बड़ी संख्या में उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की संख्या घटकर 17 से 3 हो गई, जिसमें परिवहन और रेलवे, परमाणु खनिजों का खनन और परमाणु ऊर्जा ये सम्मिलित थे। अब हम आते हैं वैश्वीकरण पे, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ होता है वैश्विक या विश्व भर में फैलने से। अब वह दौर है अर्थव्यवस्था का जब कोई भी देश मात्र अपने ही देश के अंदर, अपनी ही सीमाओं के अंदर की अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं हो सकता। हर देश किसी न किसी देश पर निर्भर है किसी वस्तु के लिए। जैसे जो अरब देश है वहाँ पर तेल की मात्रा अधिक है, तो जो अन्य देश है वो उन देशों पर निर्भर है, जबकि वहाँ पर कृषि से संबंधित चीज़ें उन देशों से खरीदी जाती है जो कृषि प्रधान देश है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर हो गया है और इसे ही हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ मोटे तौर पर विदेशी निवेश, व्यापार, उत्पादन और वित्तीय मामलों के संबंध में बाकी दुनिया के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था को जोड़ने से है। वैश्वीकरण के लिए कुछ कदम उठाए गए उस समय, जिसमें पहला कदम था आयात दरों में कटौती की गई। आयात पर जो सीमा शुल्क लगाया जाता है और निर्यात पर लगाए गए शुल्कों को धीरे धीरे घटाया गया ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षित किया जा सके, आकर्षक बनाया जा सके। दीर्घकालीन व्यापार नीति जैसे विदेशी व्यापार नीति को लंबी अवधि के लिए लागू किया गया। इस नीति के मुख्य विशेषता इस प्रकार है। ये जो वर्ष 1991 की आर्थिक नीति थी ये उदार नीति थी। विदेशी व्यापार पर सभी प्रकार के नियंत्रण हटा दिए गए थे और बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया था। मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता, यह भी समझना जरूरी है कि आंशिक परिवर्तनशीलता का अर्थ भारतीय मुद्रा को अन्य देशों की मुद्रा में एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित करने से होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है आंशिक परिवर्तनशीलता क्या होती है। भारतीय मुद्रा को अन्य देशों की मुद्रा में एक निश्चित सीमा में परिवर्तित करना। इसका सीधा फायदा उस समय यह हुआ कि अब विदेशी निवेशक या भारतीय निवेशक अपनी मुद्रा को आसानी से एक देश से दूसरे देश में ले जा सकते हैं। और सबसे आखिरी, विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा में बढ़ोतरी की गई। कई क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40 से लेकर 100% तक बढ़ा दी गई। विदेशी निवेश करने के 2 तरीके होते हैं, एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सीमा थी उसे 40% से बढ़ाकर 100% तक कर दिया गया। और उच्च प्राथमिकता वाले जो 47 उद्योग थे उनमें बिना किसी प्रतिबंध के 100% तक एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दे दी गई। इस नीति के लागू होने से भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह
बढ़ेगा, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये वर्ष 1991 की वह आर्थिक नीति थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नमस्कार।